वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलम्स लॉ। तो कॉलम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले हमने प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वीडियो की है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको कॉलम्स लॉ समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये एक जैसे चार्ज नहीं है, अपोजिट चार्ज है, जैसे कि मैंने बताया एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी। इसी तरह से अगर दोनों चार्जेस सेम हैं, यानी ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती थी। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी या फोर्स ऑफ रिपल्शन थी, उसकी मकदार कितनी होगी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो फोर्स कितनी होती थी, इसको ही फाइंड करने के लिए चार्ल्स अगस्टिन डी कॉलम ने 1785 में कॉलम्स लॉ, फिजिक्स का एक बुनियादी लॉ पेश किया, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ भी बोलते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का ये जो लॉ है, ये चार्ल्स अगस्टिन डी कॉलम ने 1785 में पब्लिश किया। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, यानी फ्रांसीसी साइंसदान था, जिसने हमें दो चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स या रिपल्शन की फोर्स जो लगती थी, उनके बारे में बताया था कि वो फोर्स कितनी होगी। अपोजिट चार्जेस, एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, या अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है, ये कितनी लगेगी, इसके बारे में ही चार्ल्स अगस्टिन डी कॉलम ने हमें लॉ बना के दिया था, जिसके मुताबिक, यानी वो लॉ क्या स्टेट करता था, वो लॉ स्टेट करता था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। अब ये लॉ हमें स्टेट क्या करता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो लगने वाली फोर्स होती है, वो इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगी चार्ज की, यानी चार्जेस की जितनी मैग्नीट्यूड इनकी बनेगी, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लेने से उसके फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर कम होता है तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसके ये लॉ क्या स्टेट कर रहा है कि अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है या कम है, तो ये भी फोर्स को अफेक्ट करता है। अगर डिस्टेंस हम कम करते जाएंगे तो फोर्स बढ़ती जाएगी, बेशक वो अट्रैक्शन की है या रिपल्शन की है। इसी तरह से अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स कम होती जाएगी, वो फोर्स बेशक अट्रैक्शन की है या रिपल्शन की है। ये हमें कॉलम्स का लॉ स्टेट करता है इस चीज़ के बारे में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होगी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी अगर हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, तो जो फोर्स इनके होगी F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 के। यानी इन चार्जेस पे जो फोर्स लगनी है अट्रैक्शन की, वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये अक्सर लोग इसको गलत कर जाते हैं। वो सोचते हैं अगर ये चार्ज 5 कॉलम का है, ये 10 कॉलम का है, तो उनको लगता है कि 5 कॉलम वाला फोर्स कम लगाता है, 10 कॉलम वाला फोर्स ज़्यादा लगाता है। हालांकि वो ये गलत सोचते हैं, ये गलत कंसेप्ट है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है, यानी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से लगती है। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट होगा
ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, चार्जेस का प्रोडक्ट होगा कम तो फोर्स का होगी कम होगी। और मैंने यहां पे बताया ये चीज कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। आपको याद होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने आपको बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ है, कूलम्ब्स लॉ है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, यानी चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो फोर्स पॉइंट चार्जेस, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं कि जिनका साइज बहुत स्मॉल होता है, उनके दरमियान डिस्टेंस भी, यानी इन दो चार्जेस के अगर आप सेंटर के दरमियान डिस्टेंस देखो तो वो इतना है, और अगर चार्ज को देखो तो चार्ज इतना सा है। सपोज करें आप, ये मेरे पास दो बाल्स हैं, ये दो चार्ज हैं और ये इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस देखेगा। अब सेंटर के दरमियान डिस्टेंस ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है वो ज्यादा है, जबकि इनका साइज क्या है, स्मॉल है। तो ऐसे चार्जेस क्या कहलाते हैं, पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं, whose size is very small as compared to the distance between their center। इस डेफिनेशन को नोट करिएगा कि पॉइंट चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं। पॉइंट चार्जेस आर द चार्जेस whose size is very small as compared to the distance between their center, कि जिनका साइज बहुत स्मॉल होगा उनके दरमियान डिस्टेंस से भी। अब देखिए डिस्टेंस इतना ज्यादा है जबकि चार्ज का साइज स्मॉल है, तो ऐसे चार्जेस जो होते हैं उनको हम पॉइंट चार्जेस का नाम देते हैं। तो फिर से वापस आते हैं डेफिनेशन पे ही, इसकी स्टेटमेंट पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। के फोर्स जो होती है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगी, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। तो ये कूलम्ब्स लॉ में हमने बोला इसकी स्टेटमेंट में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी पॉइंट चार्जेस का आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज सो ग्रेटर एज कंपेयर टू देयर साइज देन these bodies are considered as point charges। इनको हम किसके तौर पर कंसीडर करेंगे, इनको पॉइंट चार्जेस के तौर पर कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से ये फोर्स जो इन चार्जेस के दरमियान लगती है, अगर अपोजिट चार्ज है अट्रैक्शन की फोर्स होती है, और अगर सेम चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। तो फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर होगी। अगर इन दोनों रिलेशन को हम इकट्ठा करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आ जाएगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। K क्या है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल का साइन हम खत्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। जैसे कि हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में भी हमने आपको बताया था कि जब प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो इस इक्वेशन को बैलेंस करेगा। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K यहाँ पे क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको कॉलम्स का कांस्टेंट भी कहते हैं। अब जो ये एक्सपेरिमेंट किया था कॉलम्स लॉ ने, उसने जो इसके लिए कंटेनर इस्तेमाल किया था वो टॉर्शन बैलेंस का इस्तेमाल किया था, जिसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया था दो मैसेज को लेके, तो चार्जेस के लिए भी टॉर्शन बैलेंस का यानी उसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया था। और चार्जेस के लिए फोर्स फाइंड करना काफी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि अगर आप मैस को एक जगह पे रख दो तो मैस उसी जगह पे रहेगा, लेकिन चार्ज जब आप एक जगह पर रखने की कोशिश करते हो तो चार्ज तो फौरन से डिस्प्लेस हो जाएगा, अपने जगह से वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसलिए मैसेज के केस में उस एक्सपेरिमेंट को करना आसान था, लेकिन जो कॉलम्स ने, जिसके नाम से कॉलम्स लॉ बना, कॉलम्स लॉ ने जो एक्सपेरिमेंट किया ये काफी ज्यादा मुश्किल था। तो चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड करके कॉलम्स ने हमें फिजिक्स में एक फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का लॉ दे दिया और चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड करने का तरीकाकार बता दिया। तो इसलिए कॉलम्स का काम बहुत बड़ा था।
अब K जो है वो मैं बता रहा था कि पर्सनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपने चार्ज और डिस्टेंस और फोर्स को किन यूनिट्स में मेजर किया है। वैल्यू ऑफ K डिपेंड अपॉन द यूनिट्स इन विच F, Q एंड R आर मेजर्ड, यानी जिसमें आपने फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस को मेजर किया है, ये वैल्यू ऑफ K उस पर डिपेंड करती है। ये पर्सनैलिटी कांस्टेंट है, आपको पहले बता चुका हूं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ K इज 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और उसके बाद इसका जो यूनिट साथ आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ये इसका क्या बनेगा, यूनिट बनेगा। यहां पे पर कॉलम स्क्वायर आएगा इसका यूनिट। तो ये इसका K का यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। और K की वैल्यू हम फाइंड कैसे करते हैं, 1/4 पाई परमिटिविटी नॉट। यहां पे परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी जो है बेसिकली किसी भी ये मीडियम जो हमने चार्जेस के दरमियान रखते हैं, ये उस मीडियम की एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करने की जो किसी सबस्टेंस में किसी मटेरियल की जो एबिलिटी होती है, उसको हम परमिटिविटी का नाम देते हैं। मैं इसको जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप जरा समझिएगा कि परमिटिविटी बेसिकली होती है कि ये दो चार्जेस के दरमियान जो हम मीडियम रखते हैं, तो उस मीडियम में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत होगी उसको बोलेंगे परमिटिविटी। अब देखिएगा कि फॉर एग्जांपल के दो चार्जेस के दरमियान ही मैंने एक मीडियम रख दिया, एक चार्ज मेरे पास ये है और दूसरा चार्ज ये है, इनके दरमियान मैंने मीडियम रख दिया। अब आप सपोज करें कि यहां से हमारे पास कुछ लाइंस पास हो रही हैं ऐसे करके। आप सपोज करें ये जो लाइंस हैं ये 50 लाइंस हैं, ये टोटल लाइंस हैं वो 50 लाइन हैं जो इस मीडियम के अंदर से पास हो रही हैं। मैं परमिटिविटी का कंसेप्ट आपको देना चाह रहा हूं कि परमिटिविटी बेसिकली किसी मीडियम की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है। अब 50 लाइंस हैं, यानी 50 लाइन इसके अंदर से हम पास करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करें कि 30 लाइन जो हैं वो इस मीडियम के अंदर जज़ब हो गई हैं, इस मीडियम ने उनको जज़ब कर लिया है, जबकि 20 लाइन यहां पे पास हो गई हैं। 30 लाइन जो है वो मीडियम ने क्या कर ली है, मीडियम ने एब्जॉर्ब कर ली हैं, और 20 लाइन उस मीडियम के अंदर से गुजर गई हैं। तो जो 30 लाइन जो है वो क्या हो गई हैं, वो इस मीडियम के अंदर जज़ब हो गई हैं, जबकि 20 लाइन जो है वो यहीं पे मौजूद है अभी। यानी 20 लाइन जो है वो यहां से पास हो गई हैं, लेकिन 30 लाइन इस मीडियम ने जज़ब कर ली हैं। तो यही किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसका मतलब अब परमिटिविटी क्या होगा, अब 30 इसका क्या है, 30 इसका परमिटिविटी है, 30 इसका क्या है, परमिटिविटी है। जिन लाइंस को जिसको इसने जज़ब कर लिया है वो क्या है, वो इसकी परमिटिविटी है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप सपोज करें कि ये 50 बॉल्स मेरे पास थी, मैंने 50 बॉल इस मीडियम से पास करनी चाहिए, लेकिन इसमें से 30 इस मीडियम के अंदर रह गई और 20 बॉल जो थी वो आगे गुजर गई। तो 30 इस मीडियम की क्या बनेगी, ये इस मीडियम की परमिटिविटी बनेगी। डिफरेंट मीडियम जो है उनकी परमिटिविटी डिफरेंट होती है। एयर, अगर आपने चार्जेस के दरमियान एयर रखी है, या आपने ग्लिसरीन रखी है, या कोई पीस ऑफ पेपर रखा है, या जोन सी भी चीज रखी है, उसकी एक अपनी परमिटिविटी होगी। तो इसलिए आई थिंक परमिटिविटी का आपको पता चल गया होगा कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी होती है कि ability to store electrical energy, ability of a substance to store electrical energy in an electric field, ability of a substance to store electrical energy in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में
इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की जो किसी भी सब्सटेंस की सलाहियत होती है उसको परमिटिविटी बोलते हैं। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया कि 30 इसकी परमिटिविटी है, तो यह होती है परमिटिविटी। अब डिपेंडेंस ऑन मीडियम, इट इज टर्म इन प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी के नाम से इसको देखते हैं। इन केस ऑफ फ्री स्पेस इसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, एक ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये परमिटिविटी होती है और इसकी वैल्यू जो है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 होती है फैराड पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। 4 पाई जो है बेसिकली एक चार्ज जो है वो स्फीरिकल शेप होती है, तो उसका एंगल जो होता है वो 4 पाई होता है। तो जब 4 मल्टीप्लाई 3.14 आप करेंगे और परमिटिविटी की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये k की वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, k की ये वैल्यू जाके इस इक्वेशन के अंदर लगाएंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई परमिटिविटी नॉट Q1 Q2/r² आ जाएगा। तो इस तरह से आप चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो लाइक अदर फोर्सेस, दूसरी फोर्सेस की तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जो है उसको ओबे करती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि कूलम लॉ किन चार्जेस के लिए वैलिड होगा। तो कूलम लॉ जो है या लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ जो है, इसको नोट करिएगा, लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ या कूलम लॉ किन चार्जेस के लिए वैलिड होगा। तो कूलम लॉ जो होगा वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होगा। पॉइंट चार्जेस आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉइंट चार्जेस हुज साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, कि जिनका साइज बहुत स्मॉल होता है उनके दरमियान डिस्टेंस से भी, या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जिन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ग्रेटर होता है उन चार्जेस के साइज से उनको भी हम पॉइंट चार्जेस का नाम देते हैं। तो नंबर 1 तो कूलम लॉ जो है वो वैलिड होगा पॉइंट चार्जेस के लिए। नंबर 2 स्टेशनरी चार्ज के लिए होगा, यानी कि स्टेशनरी चार्ज स्टैटिक चार्ज के लिए कूलम लॉ जो है वो स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड होगा और उन चार्जेस के लिए वैलिड होगा जो पॉइंट चार्जेस होंगे। तो ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद अब हमारी बॉडी है वो, या जितनी भी चीजें हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो वो सब किससे मिलकर बनी होती हैं, वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, वो चार्जेस से मिलकर बनी हुई हैं। अगर हमारी ये अर्थ जो है इसको होल्ड किसने करके रखा हुआ है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। जो सबसे बड़ा मिरेकल है, यानी सबसे बड़ा जो अजूबा है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने तमाम चीज़ों को, बेशक वो लिविंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको क्या किया हुआ, बांध के रखा हुआ है। मैं और आप चार्जेस से मिलके बने हुए हैं, पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। अब एटम है तो एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वही उनको बांध के रखती है, अदरवाइज तो वो ब्रेक हो जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्सेस से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ इतना टाइम ग्रेटर है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मेरे पास और आपके पास हम पैसों का कंपैरिजन करें और मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आपसे 1 करोड़ टाइम ज़्यादा पैसे हैं, तो अगर 1 करोड़ टाइम मेरे पास आपसे ज़्यादा पैसे हैं तो इसका मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपकी निस्बत मेरे पास बहुत ज़्यादा रुपीज़ हैं। तो इसलिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आम फोर्स ना समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी फोर्स है। और उसके बाद ये चीज़ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने जो एक तगड़ा बैलेंस करके रखा हुआ है। आपको ऐसे एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे जो 2 दोस्त हैं और वो कुछ फासले पर एक दूसरे से खड़े हैं, अगर दोनों
दोनों दोस्तों में से किसी एक के पास 1% इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन ज़्यादा है, किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ज़्यादा है, तो उनके दरमियान इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, उनके दरमियान इतनी ज़्यादा रिपल्शन की फोर्स होगी कि आप अर्थ को उठा सकते हो। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। और ये चार्जेस आपको बताया कि पॉइंट चार्जेस जो होते हैं या स्टेशनरी चार्जेस के लिए कॉलम्स का वैलिड है, और चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। चार्ज का यूनिट कूलम है। हम इसको करंट के थ्रू, करंट के फार्मूले से निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारे करंट के अब उठाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। बहरहाल अभी के लिए आप याद रखें कि चार्ज जो है उसका यूनिट कूलम है। और एक कूलम कितना चार्ज होता है? एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। एक कूलम चार्ज का अगर रफली हम अंदाजा लगाएं तो एक कूलम चार्ज में 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम चार्ज जो है उसमें 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये एक कूलम चार्ज है। एक कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कॉलम होता है। तो ये चार्ज का एक कॉलम जो है चार्ज का एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम आमतौर पर छोटे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम माइक्रो कॉलम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कॉलम एक बहुत बड़ा यूनिट है और एक कॉलम चार्ज में 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी आपको पता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की इंपॉर्टेंस को हम किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं इन्होंने हमारा एक तगड़ा बैलेंस, एक यूनिवर्स का, एक कायनात का, आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त बैलेंस, एक परफेक्टली बैलेंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने करके रखा हुआ है। इसलिए कॉलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ फोर्सेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इसके बारे में आज आपको जान के काफ़ी ज़्यादा हैरानगी भी होगी कि इतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जिन्होंने हमें बैलेंस करके रखा हुआ है, जिसने इस अर्थ को बैलेंस करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ज़मीन कहीं भाग नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारे चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का ही कमाल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।